हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर में सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में नहीं, ग्लोबल पॉलिटिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के असली मुद्दों पर भी फोकस किया गया है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इजी लैंग्वेज और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो आज तक हमने देखा था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ वॉर और पीस ट्रीटीज तक की बात कर रही थी, पर अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नए डायमेंशंस आ गए हैं। उसका एक डायमेंशन है इन्वायरमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। पहले जो ट्रेडिशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स थी वो सिर्फ बात करती थी वॉर्स की, ट्रीटीज की, कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की। लेकिन आज के टाइम पर स्कोप जो है वो बढ़ गए हैं, एक्सपेंशन हो गया है स्कोप का। पॉवर्टी, एपिडेमिक्स एंड सबसे बड़ा कंसर्न जो है इन्वायरमेंट, वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है, क्योंकि इन्वायरमेंट खराब होगा तो दुनिया का हर सिटीजन, हर कंट्री, सबको इफेक्ट होगा। ओके, तो बात कर लेते हैं मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो है एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो अब फर्टाइल नहीं रह गई हैं, वो अपनी फर्टिलिटी लूज करते जा रही हैं। ओवर ग्रेजिंग, ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर फिशिंग की वजह से हमारी रिसोर्सेज जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वाटर बॉडीज जो है वो पल्यूट होते जा रही हैं, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के हिसाब से 663 मिलियन लोग जो हैं वो सेफ वाटर नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास सेफ वाटर की कमी है, मतलब पीने का पानी नहीं है उनके पास। और सैनिटेशन की लैक की वजह से, प्रॉपर जो सैनिटेशन होता है उसकी कमी की वजह से हर साल 3 मिलियन बच्चों की डेथ हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी लोग डिप्लेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और साथ में बहुत सारे जो है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कोस्टल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से कोस्टल जोन्स जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, वहां पे भी पोल्यूशन आ रहा है। ओजोन होल जो हो गया उसकी वजह से रिस्क आ गया है इकोसिस्टम एज वेल एज द हेल्थ ऑफ कॉमन पीपल, एनिमल्स एंड एवरीवन हु इज लिविंग ऑन द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई एनवायरमेंटल इश्यूज आर पॉलिटिकल। ये जो एनवायरमेंट के इश्यूज हैं इनको पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है। ये इश्यूज साइंस के ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बॉर्डर नहीं देखती कोई भी, वो क्रॉस कर जाती हैं बॉर्डर, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहते, ये बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। इसीलिए हमें एक ग्लोबल सोल्यूशन की जरूरत है। साथ में क्वेश्चंस उठते हैं कि कौन पल्यूट कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा पल्यूट कर रहा है और कौन सबसे ज्यादा सफर हो रहा है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इन एक्शंस को लेने की। ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे क्वेश्चंस पावर और फेयरनेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। अब बात आती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की हिस्ट्री के बारे में, जान लेते हैं क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो 1972 में हमने देखा कि क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ बनाया था एक, ठीक है। उसमें बताया गया था कि रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो होता जा रहा है। उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उसका नाम रखा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। उस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया और उसमें वार्निंग दी गई कि अर्थ के रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो सकते हैं और खत्म होते जा रहे हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि 1960s के बाद से ही हमने देखा कि लोगों को समझ आ रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हैं, इसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूएनईपी और जो अदर एजेंसीज हैं वो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल एफर्ट्स के लिए। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनईपी कहा जाता है। ये सारी एजेंसीज मिलकर इस इशू पे काम कर रही हैं, काम करना शुरू कर दिया है। अब बात आती है अर्थ समिट जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 170 कंट्रीज प्लस एनजीओज एंड एमएनसीज जो थी वो शामिल थी, उन्होंने पार्ट लिया था।
साथ में बात कर लेते हैं 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी, जिसमें हमने प्रमोट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? एक ऐसी डेवलपमेंट जहां पर आप रिसोर्सेज को यूज तो कर रहे हैं, बट इस तरह से यूज कर रहे हैं कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज काम आए और वो खत्म ना हो आगे के लिए। ऐसा यूज ऑफ रिसोर्सेज। साथ साथ में हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट पे ध्यान रखना भी बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। फिर बात आती है, हमने और कन्वेंशंस किए थे, जैसे कि एजेंडा 21 में हमने किन किन बातों पे बात करी है। सबसे पहले हमने बात करा क्लाइमेट चेंज पे, बायोडाइवर्सिटी पे, फॉरेस्ट्री पे, एंड डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया था अंडर एजेंडा 21। अब की डिबेट्स और चैलेंजेस क्या है? हमने ये सारे कन्वेंशंस तो किए, अर्थ समिट किया, हमने ब्रेटलैंड रिपोर्ट बनाई, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमने देखी। चैलेंजेस ये आए कि हमने देखा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में ना एक डिवाइड देखने को मिला है, ठीक है। और साथ में हम देखा है, डिस्पाइट एग्रीइंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट रिमेन्स रिजॉल्व्ड। मतलब कि हमने बात तो कर ली कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे, बट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो तो अनरिजॉल्व ही रह गया। हमें पता ही नहीं है कि कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। साथ में देखते हैं, क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो एजेंडा 21 है वो फेवर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवर इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसा भी क्रिटिक्स ने बोला है कि जो एजेंडा 21 बनाया गया उसमें ये ज्यादा फेवर कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको फेवर कर रहा है rather देन इकोलॉजिकल बैलेंस को। नाउ द टॉपिक इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अभी ग्लोबल कॉमन्स हैं क्या? ग्लोबल कॉमन्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको पूरी कम्युनिटी शेयर करती है। पूरे रिसोर्सेज पर किसी एक इंडिविजुअल का ओनरशिप नहीं है, पूरा वर्ल्ड उनको शेयर करता है, ठीक है। अब ग्लोबल कॉमन्स का जो एरिया है, इट गोज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी सिंगल कंट्री, और इसीलिए हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे 4 मेजर एरियाज हैं जिनको हम ग्लोबल कॉमन्स की तरह देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ओशियंस। जो ये ओशियंस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारा जो है वो ग्लोबल कॉमन में आता है। स्पेस जो है वो आता है, एटमॉस्फेयर, और जो ये एंटार्क्टिका का जो हमारा कंटिनेंट है वो, ठीक है। यही चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं। फिर बात आती है कि जो ये ग्लोबल कॉमन्स हैं इनको मैनेज करने के लिए हमें ग्लोबली सारे नेशंस का कॉपरेशन लगता है। सारे नेशंस को साथ में बैठ के इन पे डिसीजंस लेने होते हैं। तो वी रिक्वायर इंटरनेशनल कॉपरेशन टू मैनेज दीज ग्लोबल कॉमन्स। नाउ अब हमने इनको मैनेज करने के लिए कुछ की एग्रीमेंट्स किए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई। तो आपको नाम से ही दिख रहा है, एंटार्क्टिक ट्रीटी मतलब हमारा जो एंटार्क्टिक ओशियन है, सॉरी एंटार्क्टिक जो हमारा कंटिनेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बारे में हमने यहाँ पे ट्रिटी में चीजें सॉर्ट आउट करी थी। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये ओजोन लेयर जो है उसमें जो होल हो रहा है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें हुई थी। अब बात आती है 1991 में एंटार्क्टिक इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल की। ये भी है एंटार्क्टिका का जो रीजन है उसके बारे में यहाँ पर हमने प्रोटोकॉल एक साइन किया था 1991 में। अब बात आती है चैलेंजेस क्या क्या हैं। हमने बात तो कर ली कि हम बात करेंगे, बैठेंगे, मैनेज करेंगे सब कुछ, बट इतना इजी तो नहीं है ना। ग्लोबल कॉमन्स के साथ मुश्किलें आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारी कंट्रीज एग्रीमेंट नहीं कर पाती किसी एक चीज पर। सारी कंट्रीज एक चीज पर एग्री हो जाएं ये मुश्किल होता है, क्योंकि जो साइंटिफिक डेटा है वो क्लियर नहीं है, वो वेग है। साथ में इश्यूज जो हैं वो सल्यूशन जो हमारे पास सल्यूशन नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सल्यूशन नहीं आता है हमारे पास इश्यूज का, ठीक है। फिर बात आती है ओजोन होल की डिस्कवरी की, जो 1980s में हुई थी, जिसने ये दिखाया कि ग्लोबल लेवल पर कॉपरेशन से रिस्क भी मैनेज हो सकता है और नए मौके भी मिलते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें देखा 1980s में, जब हमने ओजोन लेयर की जो होल हुआ था उसमें उसकी डिस्कवरी जब हमने की थी कि हाँ यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आउटर स्पेस के अंदर। फिर बात आती है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के बीच में फासला,
जो ये नॉर्थ की कंट्रीज हैं ये विकसित कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नॉर्थ में कंट्रीज आती हैं, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, और ये जो साउथ कंट्रीज है ये विकासशील देश हैं, मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज है। इन दोनों के बीच में एक फासला आता है, उसकी वजह से भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नेंस करने में। ग्लोबल कॉमन्स जैसे स्पेस या ओशियन फ्लोर को मैनेज करना अनइक्वल हो जाता है। नॉर्थ जो डेवलप कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, और साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पीछे रह जाते हैं। जैसे आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ़ायदा सिर्फ कुछ कंट्रीज को ही मिल पाता है, कुछ ही कंट्रीज के पास बजट होता है कि वो आउटर स्पेस में एक्सपेरिमेंट कर पाए, आउटर स्पेस में जा पाए। वही कर पाएंगे ना जिनके पास पैसा होगा, जो डेवलप्ड होंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। साथ में कंसर्न ये है कि आज कुछ देश नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिनका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, चैलेंजेस आते हैं ग्लोबल डिसीजन लेने पर, ग्लोबल गवर्नेंस में। मतलब साथ में हम बोलते तो है ना कि हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, बट ये प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ल्ड लेवल पर। ओके, तो दोस्तों इसका आगे वाला जो पार्ट बचा है चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को दिल से शुक्रिया जो आपने ये वीडियो देखा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।